नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कली हनुवाणी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। सो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने आए, और दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कली हनुवाणी। तो कली हनुवाणी आप लोगों में से अगर किसी ने सुनी है, देखी है हमारे चैनल पर या किसी भी चैनल पर, क्योंकि बहुत कम चैनल्स अवेलेबल हैं जहां पर कली हनुवाणी अवेलेबल है। कुछ लोगों ने नरेट किया है हमारे चैनल पर, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जितनी मेरी समझ है उस समझ के हिसाब से हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। राइट। तो सब कुछ बता पाना, सब कुछ समझ पाना निश्चित रूप से संभव नहीं है, लेकिन जितना भी हमारी समझ ने पकड़ा उतना हमने एक्सप्लेन करने की बहुत ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो सकता था, बहुत प्रयास उसको लेकर के हमने किए। और उनकी कृपा के द्वारा ये प्रयास कितने सफल हुए ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं काल आकाश। बिफोर आई डिस्कस द काल आकाश कि काल आकाश होता क्या है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कली हनुवाणी बुक है ना, ये बुक ऐसी नहीं है कि आप एक बार इसको पढ़ें और पढ़ करके इसको रख दें। आप इसे पढ़कर रखिए मत, आप इसे बार बार पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं बता सकता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप जब इसे बार बार पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्यों कहना चाह रहा हूं ऐसा कि बार बार पढ़ना होगा। मैं बस आपको इतना बता सकता हूं कि हर बार पढ़ने के बाद ये किताब आपको अलग लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा जो पिछली रीडिंग में आपको कहीं नहीं मिला था। ये है इसकी खासियत, ये है इसकी ताकत कली हनुवाणी की। सो कली हनुवाणी आप बार बार पढ़िए। डजेंट मैटर कि आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, जब भी मौका मिले इसे अपने जीवन में शामिल रखिए। 15 मिनट, 20 मिनट हर रोज दे करके कुछ लाइनें पढ़ जाइए, चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ते चले जाइए, जो भी है करते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे सामने आए उन क्वेश्चंस के आंसर इस बुक में ही हैं। द थिंग इज कि बिटवीन द लाइंस बहुत सी ऐसी चीजें हैं, या फिर जब हम पढ़ते हैं बुक को तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे क्या होती हैं, नजरों से ओझल हो जाती हैं, छुप जाती हैं कहीं। राइट। और अगर हम दोबारा पढ़ते हैं तो वो छुपने वाली चीज जो है वापस हमारे सामने किसी और रूप में आ जाती है, क्योंकि जो चीजें हमने समझ ली हैं उन पे बाय डिफॉल्ट हमारी नजर बहुत हल्की जाती है। और ऐसी कोई भी चीज जो पिछली बार हमने नहीं पढ़ी थी ना, वो हमारे लिए बड़ी बन जाती है। कुछ भी ऐसा वर्ड जिसको जो हमारे दिमाग में नहीं रह गया है, कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारे दिमाग में नहीं रह गया है पिछली बार रीडिंग के द्वारा, तो वो हमारी नजर में ज्यादा आता है। इसलिए इस किताब को बार बार पढ़ें, जस्ट लाइक भगवत गीता। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ, इस चैनल पे बहुत कुछ ऐसा बता दिया गया है जो कि अमेजिंग है। जी नहीं, कोई अमेजिंग नहीं है, ना मैं अमेजिंग हूं, ना ही इस चैनल पे कुछ ऐसा अमेजिंग बताया गया है। ये सब कुछ पहले से है, अवेलेबल है। राइट, पहले से ही अवेलेबल है, बस मैं प्रयास कर रहा हूं और कुछ नहीं है। ठीक है। एक ईश्वरीय प्रेरणा हो या कोई भी प्रेरणा आप कह लें, प्रकृति की प्रेरणा है, माँ की प्रेरणा है, भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, किसकी प्रेरणा है आई डोंट नो, बट हाँ, एक प्रेरणा है जो मैं महसूस करता हूँ, और उसकी वजह से जितनी मेरी समझ में आई है चीज उतना मैं आपको बताने की कोशिश अपने चैनल पर करता हूँ। सो यहाँ पर जो बात आज हम करेंगे, इसमें तीन चार क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक है व्हाट इज स्पेस टाइम स्फेयर, काल आकाश का गोला क्या है, इसके बारे में बात हुई है कली हनुवाणी में। दूसरा है समय के तारों पर चलना, और तीसरा है शून्य की सुरंगें। और चौथा क्वेश्चन है, कली हनुवाणी में ही ये कॉन्सेप्ट आता है कि आत्मा अपनी मर्जी से किरदार बदल सकती है। ठीक है, आत्मा अपनी मर्जी से किरदार बदल सकती है, तो कैसे बदलती है, क्या हम ये कर सकते हैं? राइट, क्या हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से किरदार बदलना चाहें और बदल लें? क्या ये हो सकता है? ठीक है, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो काल आकाश के बारे में समझते हैं। तो काल आकाश के बारे में इस बुक में जो समझाया गया है ना, वो कुछ इस तरीके से समझाया गया है कि काल आकाश ना एक गोला है, एक बहुत बड़ा गोला है। और उस गोले में ढेर सारी पतली पतली नलियों की तरह सुरंगें हैं। ठीक है, ये सुरंगें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सुरंगों की दीवार पर चित्र बने हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, यही किताब में लिखा है, यही चीज समझाई गई है किताब में। इन सुरंगों की दीवार पर चित्र बने हैं। ये चित्र
हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक इन सुरंगों के बीच में लटकने वाले तारों पर, समय के तारों पर हम सवार नहीं हो जाते। ठीक है। जब हम इन तारों पे फिसलना शुरू करते हैं तो हमें एक लिंग शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। अभी केवल सुनते जाइए, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक लिंग शरीर प्राप्त होता है। उस लिंग शरीर की ज्योति, उसका प्रकाश जब शून्य की सुरंगों पर पड़ता है तो हमें चित्र दिखाई देते हैं, चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि चीजें चल रही हैं जबकि हम शून्य की सुरंगों में आगे बढ़ रहे होते हैं और चित्र हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे समझिए, अगर आपने कभी ओला या उबेर, ये जो टैक्सी सर्विसेज हैं, इनको हायर किया हो, तो होता क्या है, आप जब टैक्सी हायर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल पे ये दिखाई देता है कि टैक्सी किस तरह से मूवमेंट कर रही है। जिस तरीके से टैक्सी रियल में मूवमेंट करती है उसी तरीके से आपके एप्लीकेशन में वर्चुअली वो मूव करती दिखाई देती है। ठीक है। मतलब जो कुछ भी आप वर्चुअली देख पा रहे हैं अपने मोबाइल पर, वैसा ही कुछ रियल में चल रहा होता है। ठीक। तो जो कुछ रियल में चल रहा होता है ना, उसे आप समझिए काल आकाश। ठीक है। और जो कुछ आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे रहा है वर्चुअली, जो रियल नहीं है, फिजिकल नहीं है, केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, कल्पना है, उसकी तुलना आप कीजिए, उसका कंपैरिजन आप कीजिए किससे? उसका कंपैरिजन आप कीजिए शून्य की सुरंगों से। ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि शून्य की सुरंगों में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका नाटक फिजिकल वर्ल्ड में होता है, और वो फिजिकल वर्ल्ड काल आकाश के अंदर होता है। उस फिजिकल वर्ल्ड को काल आकाश कहा जाता है। ठीक है। शून्य की सुरंगें अलग हैं, काल आकाश क्या है, वो अलग है। वो जो चित्र जिस पे दिखाई देते हैं ना, दीवारें, वो काल आकाश की दीवारें हैं। ठीक है। और उसके बीच में जो जगह है वो सुरंग है शून्य की, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसी में तार लटक रहे हैं। ठीक है। आई रिपीट अगेन, समझ जाइए कि एक पाइप है, उस पाइप की जो दीवारें हैं, अगर आप समझिए कि आप किसी पाइप के अंदर घुस गए हैं और ऐसे घुसे हैं कि पाइप में आपने पैर नहीं रखा, आपका कोई अंग पाइप को नहीं छू रहा, बल्कि आप पाइप के बीचों बीच बस उड़ते चले जा रहे हैं। जब आप पाइप के बीचों बीच उड़ते चले जा रहे हैं तो पाइप की दीवारों को आप क्या कहेंगे? काल आकाश। ठीक है। बीच में जब आप उड़ते चले जा रहे हैं और किसी तार को, मान लीजिए कि कुछ तार लटके हुए हैं उसी पाइप के अंदर, जब तक आप उस तार को नहीं छूते तब तक आप काल आकाश के भीतर हैं। सॉरी, तब तक आप शून्य की सुरंगों के भीतर हैं। जैसे ही आप तार को छूते हैं, तार का मतलब है एक, ये सब मेटाफरिक लैंग्वेज है, आप समझिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि इसको मैं एक वीडियो में नहीं बनाऊंगा, इसे कई वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ कॉन्सेप्ट है। जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं आपको निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता के अनुसार भगवान की कृपा से जो कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। ठीक है। सो अगर आप तारों को नहीं छूते हैं तो जो दीवारें हैं, वो दीवारें, उस पर क्या चित्र बने हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे ही आप तार छूते हैं, किसी तार पर चढ़ते हैं, तो आपको वो चित्र दिखाई देते हैं। इन तारों पे चढ़ने का एक मतलब है, मेटाफरिक स्टेटमेंट है ये अलंकारिक भाषा है। ये सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि वहां तार पे छूते ही कोई करंट लगेगा और उस करंट से कुछ दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। उस तार पे जाते ही, उस तार को छूते ही एक लिंग शरीर प्राप्त हो जाता है। लिंग शरीर का मतलब है कि एक लिंग कुंजी है, उसके आधार पर ही एक लिंग शरीर आपको मिलता है। जैसी कुंजी वैसा शरीर। कुंजी का मतलब है एक तरीके की चाबी। ठीक है। जैसी चाबी वैसा ही दरवाजा खुलेगा, जिस जिस दरवाजे की चाबी वही दरवाजा खुलेगा, उसी तरीके से जैसी लिंग कुंजी वैसा ही शरीर मिलेगा। अभी आप समझते जाइए, एक एक करके इसके सारे रहस्य खुलेंगे। ठीक है। तो स्पेस टाइम आप समझ गए, जो कुछ आपको दीवारों पे दिख रहा है, जो दीवारें हैं ना, वो काल आकाश की दीवारें हैं। उस पर जो है आपके ज्योति पड़ती है, प्रकाश जब पड़ता है आपके इसका लिंग शरीर का, जब आप तारों पे होते हैं तब आपको वो चित्र दिखाई देते हैं। और जो चित्र आपको वहां दिखाई देते हैं, चित्र तो एक जगह पे स्थिर है, चित्र तो एक जगह पे स्थिर है, आप ट्रैवल करते हो तो वो चित्र चलते दिखाई देते हैं। तो जो चित्र आप देख रहे हो वो सिर्फ देख नहीं रहे हो, उसका एक नाटक रियल वर्ल्ड में होने लगता है।
रियल वर्ल्ड में जो चित्र आप वहां देख रहे हो सोने की सुरंगों में तारों पर सवार होकर के, उसी का नाटक रियल वर्ल्ड में होता है। राइट, एक तरह का सिमुलेशन है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया उबेर या फिर उसके ऐप का, ओला के ऐप का, तो ओला के ऐप में जो कुछ हो रहा है ना, कि आपको वर्चुअली चीजें चलती दिखाई दे रही हैं, रियल में कहीं और चल रही हैं। तो हमारा जो काल आकाश और शून्य का कॉन्सेप्ट है ना, ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है। हमारे यहाँ कंट्रोल किससे हो रहा है ओला उबेर में? जब हमारी कार या हमारी व्हीकल वास्तव में चलती है, तब हमें वर्चुअली अपने एप्लीकेशन में दिखाई देती है एक कार मूव करती हुई। ठीक है। लेकिन जब हम काल आकाश और शून्य की सुरंगों की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कंट्रोलिंग या गवर्निंग बॉडी कौन सी बन जाती है? शून्य की सुरंगें बन जाती हैं। वहां जो कुछ आप देख रहे हैं उसका रियल नाटक, उसका नाटक रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में होने लगता है। ठीक है। ये समझने के लिए है आपके, ये मेटाफरिक वे में आपके दिमाग में एक बात बैठाने के लिए है। लेकिन ये काल आकाश क्या वाकई में कोई ऐसा गोला है या कोई ऐसी सुरंगें बनी हुई हैं पूरे आकाश में, पूरे अंतरिक्ष में? आइए देखते हैं। ये जो बुक है ना, मैंने इस बुक की जो पेज नंबर 195 से लेकर के आई थिंक 195 या 196 है, 196 आई थिंक यही है। लेट मी सी। ओके, ये 196 और ये 197 रहा होगा। यस, 195, 196 और 197, ये तीन पेज में लेकर के आया हूं। ये आपके अपूर्ण नाम का जो चैप्टर है ना कली हनुवाणी में, उससे मैंने लिया है। ठीक है। वहां पे ये चीज बड़े प्यार से समझाई गई है कि काल आकाश का गोला जो आपको समझाया है मैंने, या फिर जो हनुमान जी ने शुरुआत में बताया, राइट, वो जो उन्होंने शुरुआत में बताया कि ऐसा गोला है, इसमें सोने की सुरंगें हैं और इसमें तार हैं, उसका असल में मतलब क्या है? मतलब उसका कुछ भी नहीं है। इसको समझने के लिए हनुमान जी ने बड़े प्यार से इस चैप्टर में, अपूर्ण नाम के चैप्टर में समझा दिया है। आइए देखते हैं, और इसको समझ करके ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त कर देंगे, क्योंकि एक साथ कई चीजें नहीं कवर करूंगा, बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर होता क्या है कि इस चैप्टर में एक जगह पर वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं उसके बारे में बात हो रही थी। अपूर्ण नाम के चैप्टर में हनुमान जी और सामने मातंग बैठे थे और वो बातें कर रहे थे। तो उसमें जैसे यहां पर आप देखें, तो पेज नंबर 195 पर जब आप आएंगे तो पेज नंबर 195 पर आपको ये मिलेगा। पूर्वा ने विचार रखा, मनुष्यों द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। बेसिकली वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी सीमाएं हैं। जो हम देख सकते हैं उसकी सीमा है, जो हम सुन सकते हैं उसकी भी एक सीमा है, फ्रिक्वेंसी रेंज है एक। जो हम महसूस कर सकते हैं, हवा को जितना हम महसूस कर सकते हैं उसकी भी सीमा है। ठीक है। यहां तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा होती है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ठीक है। कितना अच्छी बात यहां लिखी है। उस चीज को समझने के लिए कि समय के साथ होने का और समय से अलग होने का अर्थ क्या है। ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है, केवल शून्य समय से मुक्त है। जबकि अनंत जो है वो शून्य ही है, शून्य ही अनंत है, अनंत ही शून्य है। जब तक आप शून्य के स्तर पर नहीं आते तब तक आपको अनंतता का आभास नहीं होगा। ठीक है। ये बात जो शून्य ही अनंत है, अनंत ही शून्य है, ये बात आध्यात्मिक स्तर पे कई जगह बताई जाती है, और उसका कॉन्सेप्ट यही है। यहां पर थोड़ा टेक्निकली और अच्छे से हनुमान जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज ये बात आप कई जगह सुनते हैं, शून्य और अनंत, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, कुछ है ही नहीं अंतर, दोनों एक ही हैं। जो शून्य है वही अनंत है, वही अनंत का निर्माण करता है। और इसी आधार पर केवल और केवल भारतवर्ष ही वो देश है जहां पर शून्य की खोज हो सकती थी, अनंत की बात हो सकती थी। राइट। क्योंकि ये आध्यात्मिक विज्ञान केवल हमारे पास था, अन्यथा शून्य की कल्पना किसी और धर्म में हो ही नहीं सकती। भी फिल्म के लिए जितने भी हैं, वहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट को बताने वाली कोई चीज, शून्य अनंत, इन दोनों को जोड़ने वाली कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। नीचे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है, वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहां पर और अभी समय को रोक दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक इमेजिनेशन की जा रही है मातंगों के द्वारा कि यहां और अभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा, बस गति बंद हो जाएगी।
सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। आप सोचिए, आप भी विस्मित होने के लिए तैयार हो जाइए कि एक ऐसी कल्पना की जा रही है कि समय चल रहा है। समय चलने का मतलब क्या है? मेरे सामने अगर कोई चीज रखी है, तो उस चीज से ट्रैवल करके लाइट रेज मेरे पास आ रही हैं। उनको आने में समय लगता है। वो समय उपलब्ध है काल आकाश में। अगर वो समय का जो एलिमेंट है ना, वो हो ही ना, जो पहुंचाता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। भाई, लाइट की भी एक स्पीड है ना। स्पीड क्यों है? क्योंकि समय की बात आती है। बिना समय के तो स्पीड हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ गया, ठीक है। तो टाइम तो आ गया, क्योंकि अगर लाइट की स्पीड है तो उसी स्पीड से तो मेरी आंखों में पड़ रही है। मेरे सामने एक चीज रखी है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने लैपटॉप रखा है। इससे आने वाली लाइट मेरी आंखों पे पड़ रही है। तो मेरी आंखों पे लाइट अपने आप आ रही है, लेकिन इसको आने में एक समय लग रहा है। यानी समय भी एक कंपोनेंट है जो चीजों को लेकर के चलता है। लाइट को लेकर के चलता है भाई। क्लियर हो रहा है ये कि लाइट को लेकर के समय ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर यही कल्पना की गई है कि अगर हम समय को रोक दें, यानी उस कंपोनेंट को ही, जिसे टाइम कहते हैं, उसे यूनिवर्स से, काल आकाश से निकाल दें, तो क्या होगा? क्या लाइट ट्रेवल करके, या जो आवाजें हैं वो ट्रेवल करके हमारे कानों तक, और लाइट हमारी आंखों तक आ सकती है क्या? तो यहां पर टाइम को उस लेवल पर सोचा गया है जिस लेवल पर आइंस्टाइन ने सोचा था। बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें सुन रहे हैं आप, ठीक है। बहुत ही गहराई से आप सुनिएगा और बहुत ही गहराई से सोचिएगा इसे, राइट। और इसको तुरंत कंपेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अबाउट टाइम, अबाउट द डायमेंशन ऑफ टाइम, जो कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, लॉरेंज इक्वेशंस, जहां पर भी टाइम का यूज होता है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाइएगा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसको भी आप समझ सकते हैं। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे लेकर के काल ही चल रहा है। हम सब प्रकाश से बने हुए शरीर हैं, ये आपने उसमें भी समझा। हमारा जो दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, या फिर दी होली साइंस है, हम सब किसके बने हुए हैं? प्रकाश का शरीर है हम सब। लाइट की बॉडी है, लाइट से बनी बॉडी है, राइट। तो लाइट से बनी बॉडी अगर हम हैं, प्रकाश से बनी बॉडी अगर हम हैं, तो आप सोचिए कि अगर काल ना होता, तो क्या ये अपने आप चल रही हैं? समय की बंदी है ये। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचेगा, ये क्वेश्चन आता है। कितनी देर में पहुंचेगा, तो अपने आप समय का कंपोनेंट आ गया। यानी समय ही इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा कंपैटिबल, सबसे ज्यादा स्पीड के साथ किसी चीज को लेकर के अगर समय चलता है, तो वो क्या है? आपका लाइट है। लाइट समय को कम कर देता है। समय जो है, लाइट को क्या करता है? तेजी से पहुंचाता है। इसका उल्टा क्या हुआ कि जो लाइट है वो समय को डोमिनेट करती है, यानी उसकी जो पकड़ है वो थोड़ी कम करती है कंपेयर टू अदर थिंग्स, राइट। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लाइट आ रही है हम तक, सूर्य की रोशनी जो आ रही है, उसको एक 8 मिनट के अंदर हम सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसको समय लगता है। तो ये जो समय लगता है, इस समय पर ही प्रकाश की किरणें यात्रा कर रही हैं। ठीक है। यही जो डायमेंशन है ना, यही एक मेस्मराइज करने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको लेकर के आइंस्टीन ने अपने कॉन्सेप्ट रखने शुरू किए थे। और अगर आप अब ठीक से पढ़ेंगे ना आइंस्टीन के इक्वेशन और उसकी बातों को, तो आप उसे साधारण रूप में नहीं पढ़ेंगे कि हाँ, टाइम भी कुछ होता है, टाइम डायलेशन कुछ होता है, यानी टाइम एक कंपोनेंट है, ये बताया है आइंस्टीन ने। लेकिन वो कंपोनेंट क्यों है? वो कंपोनेंट इसीलिए है क्योंकि हमारा जो है ये जो पूरी की पूरी जो लाइट वेव्स हैं, ये कणों के रूप में इस पूरी की पूरी सृष्टि में उपलब्ध हैं, और उन्हीं कणों से हम सब बने हुए हैं। उन्हीं कणों से हम सब का निर्माण हुआ है, क्योंकि लाइट की डुअल नेचर है। एक तो वो कण है, दूसरा वो तरंग की तरह भी काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो काल है वो ही हर चीज को, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो प्रकाश हो, हर उस चीज को लेकर के हम तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हर चीज इस संसार की काल के ऊपर ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर यही बताया गया है कि अगर अभी हम समय को गायब कर दें, यानी समय नाम के कंपोनेंट को हटा दें, तो वस्तुएं तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं होगा। बस गति बंद हो जाएगी। अगर मान लो मेरी आंखों के सामने लैपटॉप रखा है, अगर इससे आने वाली लाइट आनी बंद हो जाए, राइट, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लैपटॉप है नहीं।
गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। अब आगे की चीजें बस मैं पढ़ता चला जाता हूँ और अंत में रुकूंगा जहां पे आपको बताना है कि क्या है कालाकाश। आगे की लाइन यह है, गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और उस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं को, नीचे देखना पड़ेगा, उन वस्तुओं की गति नहीं देख सकते जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती। तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दें तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी। और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी हैं कि हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है, ये बोला। समय के रुक जाने की क्या परिभाषा, यानी गति बंद करने की बात जो है ना, उसको हटा दिया गया। उस कॉन्सेप्ट को ही, उस तर्क को ही हटा दिया गया। गति बंद करने के कॉन्सेप्ट को हटा करके समय को रोकने के कॉन्सेप्ट को मेन कॉन्सेप्ट लिया गया, जो कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी जो सोचा था, जो कि समय को एक तत्व लेकर के, एक एलिमेंट लेकर के इस यूनिवर्स का जो बात की थी, अब यहां पर वो लोग आ रहे हैं। ये जो मातंग है ये भी उसी स्तर की बात कर रहे हैं। और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की एक इकाई अनिश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या यह है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन सदियों की तरह गुजरे? गति तो तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं दिखेंगी जैसी अभी हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं, कदाचित धुंधलापन। अब सोच के देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मान लीजिए मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है उससे आने वाली लाइट बहुत देर से मेरी आंखों तक पहुंचे, तो थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसा हो जाए कि इसकी स्पीड, आज की स्पीड से जो लाइट की स्पीड है, मतलब काल जितनी तेजी से लाइट को लेकर आगे बढ़ता है, अब उसके कंपैरिजन में वो क्या करे, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों गुना धीमे अपनी स्पीड कर दे, तो होगा क्या? इससे आने वाली लाइट रेज मेरी आंखों तक पहुंचने से पहले बहुत धीरे धीरे ट्रेवल कर रही होंगी। जैसे जैसे मेरी नजदीक आ रही होंगी वैसे वैसे सामने रखी चीज का जो चित्र है ना, वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि धुंधलाहट से बाद में स्पष्टता आएगी जब आंखों तक ये रोशनी पहुंच जाएगी। ठीक है? तो कदाचित धुंधलापन यानी धुंधलेपन जैसी चीज देखेंगे। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे, यानी कोई भी भाव नहीं था। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की। क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है। अब आती है असली बात। प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाली अंतिम छवि वैसी की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लासित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह ना रहे तो? वो आया, बिल्कुल हाई लेवल पे आ गया। वो तो बंदा बहुत ही खतरनाक था उर्वा। उसने बोला कि मैं बिल्कुल ही रोक देना चाहता हूं। तो पूरी तरह से अगर मैं रोक दूं तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी, समय ही नहीं होगा, तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। मस्तिष्क उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण तथा स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के द्रव को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उसमें उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं। उर्मी ने उर्वा के वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। उर्वा ने कहा, हाँ, यहां तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा कागज हूं। ठीक है? काल आकाश पर श्वेत पटल केवल एक दिखाई देगा, जिसे श्वेत कहना भी उचित नहीं है। ऊपर की लाइन कट गई है।
वह कुछ भी नहीं है और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। अब आप आ रहे हैं उस तरफ जहां पे काल आकाश के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि वो होता क्या है असल में। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही है। आप समझ गए, सब कुछ शून्य है। अगर वे अलग अलग हों तो दोनों ही शून्य है, शून्य भी शून्य है और काल आकाश भी शून्य है। इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगें और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। आई रिपीट, इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगें और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। अब आती है असली लाइन, तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना क्या केवल नए साधकों के लिए है? अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हमने अभी समझा, जो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक ऐप के जरिए कि जो हमारा ओला या उबेर का ऐप है उसके जरिए समझाने की कोशिश की, या फिर हनुमान जी ने बताया कि काल आकाश का गोला होता है, उसमें सुरंगें होती हैं, उसमें आप तैरते हो। ये सारी चीजें अंत में उन्होंने यहाँ पर जो मातंग हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये केवल एक कल्पना है और ये केवल नए साधकों के लिए है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से समझ सकें। जैसे अगर आपको एटम के बारे में समझाना हो तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नचाते दिखाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं नाचते जैसे कि आपको दिखाए जाते हैं। इनफैक्ट आज तक इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं पाया, क्योंकि जब भी उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव के फॉर्म में दिखाई देता है। और जब भी आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते, कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, तो वो कण के रूप में दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप सर्च मारिएगा। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अगर कहीं मुझे मिलता है तो। तो यहाँ पर ये बोला मातंगों ने कि क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? अब यहाँ पर आप जान जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य को अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं पहुंचना होता है। अब आप भी पहुंच गए होंगे। ठीक है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वीडियो देख भी लिया है तो भी हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आई हो। बट मैं उम्मीद करूंगा कि हनुमान जी की कृपा से आप सब लोग, अगर हम सब लोग आपस में जुड़े हैं, तो जो कुछ मुझे समझ में आया है या जो कुछ आपको समझ में आ चुका है बेहतर तरीके से, आप ये समझ जाइए कि वो समझने वाली चीज नहीं है, अनुभव करने वाली चीज है। इसका मतलब ये है कि समझ नाम की कोई चीज इस पर काम नहीं करती। ये केवल और केवल अनुभव करने के लिए है कि अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करना है जो कि दिखती नहीं, जो बताई नहीं जा सकती, शब्दों में जिसे कहा नहीं जा सकता, उसे कल्पना के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि काल आकाश असल में क्या है। ठीक है। काल आकाश कुछ नहीं है, असल में ये ट्रैवल है, आपकी जो प्रकाश की तरंगे हैं उनका, इसके द्वारा, समय के द्वारा समय उन्हें ट्रैवल करवाता है। और जब समय उन्हें ट्रैवल करवाता है तब वो चीजें हमारी आंखों पर पड़ती हैं और वो हमें दिखाई देती हैं। तो जो कुछ भी लिंग कुंजी, लिंग शरीर और इन चीजों के बारे में बताया गया है, वो सब का अल्टीमेट रियलिटी में जो कन्वर्जन होता है वो यहाँ पर समझ के स्तर पे होता है कि सब कुछ समय के ऊपर यानी काल के ऊपर सवार होकर के चल रहा है, चाहे वो प्रकाश की किरणें ही क्यों ना हो। ठीक है। अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई होप बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। अब मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग ऑन वायर्स ऑफ टाइम, ये भी आज ही खत्म हो चुका है, बट स्टिल मैं इसको अगले वीडियो में दूसरी चीजों के साथ कवर कर लूंगा। ठीक है। काल आकाश का गोला, ये चीज कवर हो चुकी है। ठीक है। शून्य सुरंगें, ये कवर हो चुकी हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में इन दोनों चीजों की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग ऑन वायर्स ऑफ टाइम, ये भी कवर हो चुकी है आज की डेट में। आप समझ गए होंगे कि समय के तारों पर चलने का मतलब क्या है। समय के तारों पर चलने का कुछ और मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब यह है कि हमने एक किरदार धारण किया हुआ है और वो किरदार क्या करता है, वो किरदार समय के तारों पर वो भी सवार है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, प्रकाश की किरणों से बना है, प्रकाश तरंगों से बना है, प्रकाश से ही बना हुआ हमारा शरीर है। और प्रकाश को लेकर कौन चल रहा है, काल ही तो चल रहा है। तो जब तक हमारे पास शरीर है, जब तक हमें शरीर मिलता रहेगा, तब तक हम काल आकाश के जो तार हैं उस पर सवार हैं। और हम उस पर सवार हैं, साथ में वो काल दूसरी चीजों पर सवार होकर के भी हम तक उसकी जानकारी पहुंचा रहा है। समझ गए आप? तो अगले बार इसको भी मैं इतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा, क्लियर हो गया होगा।
राइट। आ, किसी दूसरे कैरेक्टर में या दूसरे किरदार में जाने का क्या मतलब है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी। नमस्कार।